हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी मोनेरा के क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देखिएगा। उसमें हम लोगों ने बात की थी मोनेरा के क्लासिफिकेशन के बारे में। अब उसे ही हम आगे देखेंगे कि उसके क्लासिफिकेशन में कौन कौन से ग्रुप्स थे। पिछली बार देखा था हम लोगों ने 3 ग्रुप्स थे, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। 3 ग्रुप्स थे। अब इन ग्रुप्स के बारे में हम पूरी तरीके से स्टडी करेंगे। सबसे पहला ग्रुप है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में क्या है, ऐसा ग्रुप है ये जो मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स का, मोस्ट प्रिमिटिव जो सबसे शुरू में आए थे, ऐसे प्रोकैरियोट्स का ये ग्रुप है। और ओल्डेस्ट ऑफ द लिविंग फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स का ये ओल्डेस्ट ग्रुप कहलाता है। कैसी कंडीशंस में पाया जाएगा? एक्सट्रीम कंडीशंस में। एक्सट्रीम कंडीशंस कौन कौन सी? जैसे कि बहुत हाई टेम्परेचर में, ठीक है, बहुत कोल्ड कंडीशंस में, बहुत ज़्यादा सैलाइन कंडीशन में, या बहुत एसिडिक कहीं पे जगह है, ऐसी जगहों पे ये पाए जाएंगे। ठीक है। मे बी फैकल्टेटिव अनएरोबिक। फैकल्टेटिव अनएरोबिक क्या है? ऐसे बैक्टीरिया जो एरोबिक और अनएरोबिक दोनों कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो ये अनएरोबिक होते हैं नेचर में, बिना ऑक्सीजन के ग्रो करेंगे, लेकिन यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो उसमें भी ग्रो कर सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? फैकल्टेटिव अनएरोबिक। इसके अलावा ये कैसे हैं? ऑब्लिगेट अनएरोब्स हो सकते हैं, यानी जो सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करें। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तभी वो ग्रो कर पाएंगे। ऐसे हम बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? ऑब्लिगेट अनएरोब्स। ये थर्मो एसिडोफिल्स हो सकते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स क्या होते हैं? जो हाई टेम्परेचर पे और हाईली एसिडिक कंडीशंस में ग्रो कर सकें। मीथेनोजेंस होंगे। मीथेनोजेंस जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, जो मार्शी प्लेसेस पर होते हैं, जो दलदली जगह होती हैं वैसी जगहों पे होते हैं और मीथेन जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। और हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स हो सकते हैं, यानी जो सैलाइन कंडीशंस को पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसी जगहों पे ये हो सकते हैं, इस तरह के ये बैक्टीरिया हो सकते हैं। अगला है, इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका कि सेल वॉल में जो है पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट होगा। और किसकी बनी होगी सेल वॉल? नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन की। ध्यान रखना है हमें, सेल्यूलोज नहीं होता है, ये एक मोनेरा की खास बात है। ये किंगडम मोनेरा की खास बात है कि इसमें सेल्यूलोज एब्सेंट होगा सेल वॉल में। ठीक है। फिर क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो, उसमें क्या होगा? ब्रांच्ड चेन लिपिड होंगे। जो कैसे लिपिड होंगे? ब्रांच्ड होंगे और चेन, ब्रांच चेन लिपिड होंगे, जो क्या हेल्प करेंगे इनकी एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो करने की। अभी हम लोगों ने देखा था ये कैसी कंडीशन में रहेंगे? एक्सट्रीम कंडीशंस में। तो उसमें सरवाइव करने के लिए कौन हेल्प करता है? ब्रांच्ड चेन लिपिड्स। ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे मिथेनोजेंस के बारे में। मिथेनोजेंस कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट अनएरोबिक बैक्टीरिया है ये। और कहाँ प्रेजेंट होंगे? मार्शी प्लेसेस में। अभी मैंने आपको बताया था ये कैसी जगहों पे होंगे? दलदली जगहों पे। और क्या बनाएंगे ये? मीथेन। क्या बनाएंगे? CH4 मीथेन गैस बनाएंगे। और किसकी हेल्प से बनाएंगे? फॉर्मिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी फॉर्मिक एसिड HCOOH और CO2 की मदद से ये क्या बनाएंगे? मीथेन CH4। फिर क्या है, ये मिथेनोजेंस और कहाँ मिल सकते हैं? र्यूमन में। और र्यूमन क्या होता है? जो स्टमक का फर्स्ट चैम्बर है वो र्यूमन कहलाता है। किनमें? कैटल्स में। जो कैटल्स का स्टमक होता है, कैटल का स्टमक होता है, उनका फर्स्ट चैम्बर क्या कहलाता है? र्यूमन। और उस र्यूमन में भी ये मिथेनोजेंस हमें मिल सकते हैं। तो मिथेनोजेंस कहाँ कहाँ मिले हमें? मार्शी प्लेसेस में मिल गए और र्यूमन में मिल गए। फिर हम बात करेंगे हेलोफिलिक बैक्टीरिया की। हेलोफिलिक बैक्टीरिया कौन है? जो ऑब्लिगेट अनेरोब्स है। और कहाँ मिलेंगे? हाई सॉल्ट कंडीशन। हेलोफाइट्स या हेलोफिलिक क्या है? हाई सॉल्ट कंडीशंस में। ठीक है। फिर है थर्मोएसिडोफिलिक बैक्टीरिया। कैसे होंगे ये? फैकल्टेटिव अनेरोब्स। फैकल्टेटिव अभी बताया था मैंने कि जो एरोबिक कंडीशंस में भी ग्रो कर सकते हैं। वैसे नेचर में कैसे है ये? अनेरोबिक, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करने वाले,
लेकिन ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रो कर जाएंगे, सरवाइव कर जाएंगे, तो हम उन्हें कैसा कहते हैं, फैकल्टेटिव अनेरोबिक। और ये कहाँ मिलेंगे, हाई टेम्परेचर, थर्मो एसिडोफिलिक, थर्मो लगा हुआ है, हाई टेम्परेचर पे मिलेंगे। ये दो चीजें कर सकते हैं, ये सल्फर को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, यानी सल्फर यानी एस को कर सकते हैं किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 में, और सल्फर को ये रिड्यूस कर सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड में, H2S में भी ये इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अभी हमने ये कौन सा ग्रुप देखा, हमारा आर्कियोबैक्टीरिया। अब हम बात करेंगे दूसरे ग्रुप के, यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया में क्या है, सबसे पहले तो ये ट्रू बैक्टीरिया है, ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया है। क्यों ट्रू बैक्टीरिया है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो इनको ट्रू बैक्टीरिया बनाता है, कि इनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन होगा, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन होगा, इनकी सेल वॉल किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन की। ये कैरेक्टर इनको क्या बनाता है, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। और कई वेराइटीज के ये होंगे, किसके बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग ये अलग अलग वेराइटीज के होंगे। जैसे कोकाई है, राउंड होगा या ओवल होगा। बेसिलाई है, बेसिलाई कैसा होता है, रॉड शेप होता है। वेब्रिएई है, कॉमा शेप्ड है। स्पाइरिला है, स्पाइरल है। स्पाइरोकेट है, इलोंगेटेड और ट्विस्टेड होंगे। एक्टिनोमाइसिटीज हो सकते हैं, जैसे ये हमने पिछले क्लास में भी ये नाम सुना था एक्टिनोमाइसिटीज का। एक्टिनोमाइसिटीज कैसे होंगे, फिलामेंटस होंगे। माइकोप्लाज्मा हो सकते हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये माइकोप्लाज्मा का कैरेक्टरिस्टिक है, सेल वॉल एब्सेंट होगी। रिकेट्सी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल और कैप्सुलेटेड हो सकते हैं, ये किसी तरह के इसमें कोई भी कैप्सूल वगैरह आउटर में नहीं पाई जाएगी, आउटर मेम्ब्रेन। क्लेमाइडी हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं या रेटिकुलेट हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये शेप के अकॉर्डिंग कई सारे हो सकते हैं यू बैक्टीरिया। इनमें क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। क्यों, क्योंकि यू बैक्टीरिया भी आते हैं मोनेरा में, और मोनेरा में आपने पढ़ा है कि सभी प्रोकैरियोट्स है। तो प्रोकैरियोट्स की पहली खास बात क्या होती है, कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और इसमें जीनोम कहाँ प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। कैसे प्रेजेंट होगा, जीनोम कहाँ प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में, और कैसे प्रेजेंट होगा, एज अ न्यूक्लियोइड। बस साइटोप्लाज्म में ही न्यूक्लियोप्लाज्म पड़ा रहेगा, और जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो भी पड़ा रहेगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसकी सेल कवर पे। यू बैक्टीरिया में जो है सेल कवर तीन तरह का है। सबसे बाहर जो है वो है स्लाइम लेयर, आउटर मोस्ट कवरिंग। दूसरी होती है सेल वॉल, और तीसरी होती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तीन लेयर हो गई, कौन कौन सी, सबसे बाहर कौन सी हो गई, स्लाइम लेयर, बीच में हो गई सेल वॉल, और सबसे अंदर जो है वो कौन सी हो गई, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो स्लाइम लेयर जो है इसका दूसरा नाम कैप्सूल भी है, ठीक है, हमें ध्यान रखना है, स्लाइम लेयर का दूसरा नाम कैप्सूल भी है। कब ये स्लाइम लेयर कहलाएगी और कब कैप्सूल, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब केवल पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होगा, अगर स्लाइम लेयर जो है खाली पॉलीसेकेराइड की बनी होगी, तब हम इसे क्या कहेंगे, स्लाइम लेयर या ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स या स्लाइम लेयर हम कब कहेंगे, जब सिर्फ पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर पॉलीसेकेराइड के साथ पॉलीपेप्टाइड भी प्रेजेंट है, तब हम उसी लेयर को क्या कहेंगे, कैप्सूल। तो आपको स्लाइम लेयर और कैप्सूल में डिफरेंस समझ में आ गया। स्लाइम लेयर जो है वो सिर्फ पॉलीसेकेराइड की बनी है, जबकि कैप्सूल जो है वो पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड दोनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसमें आगे देखिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख भी दिया है। स्लाइम लेयर जो है वो सिर्फ पॉलीसेकेराइड की बनी है, और कैप्सूल पॉलीसेकेराइड प्लस पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ है। नेक्स्ट आ जाती है मिडिल लेयर, सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी हुई है, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, या इसी को हम म्यूरिन कहते हैं, ठीक है ना। और म्यूरिन जो है इसके तीन कंटेंट है, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, पेप्टिडो पेप्टाइड चेन of 4 to 5 amino acids and n acetyl glucosamine। कौन कौन सी तीन चीजें हैं, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। और पेप्टाइड चेन बनी होगी कितने अमीनो एसिड्स की, 4 से 5 अमीनो एसिड्स की बनी होगी। इन तीनों को मिला के बनेगा ये म्यूरिन, जो कि मेन कंटेंट है सेल वॉल का, ठीक है।
अब नेक्स्ट तीसरी लेयर आ जाती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ये कैसी है? सबसे इनर लेयर है सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, सबसे अंदर की है। जैसे और सेल मेम्ब्रेन होती हैं वैसे ही ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके राइबोसोम पे। राइबोसोम कैसा है? 70S। जैसा कि आपको पता है प्रोकैरियोट्स में 80S नहीं होता है, 70S टाइप का होता है राइबोसोम। और इसकी दो सब यूनिट क्या है? 50S और 30S, ठीक है, 50 और 30। अब आ जाते हैं मीजोसोम्स। मीजोसोम्स का नाम हमने पिछले क्लास में भी सुना था। मीजोसोम्स क्या होते हैं? इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स होते हैं। इसी में जो है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाएंगे। अब चूंकि ये प्रोकैरियोट हैं तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ होंगे? मीजोसोम्स में, ठीक है। और मेनली ये किस में पाए जाएंगे? ग्राम पॉजिटिव में। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनमें सभी में मीजोसोम्स पाए जाते हैं। और कुछ एक ग्राम नेगेटिव में भी मीजोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये मीजोसोम किस में हेल्प करते हैं? एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जैसे नाइट्रोसोमोनास। और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस में किस में हेल्प करते हैं? रोडोस्यूडोमोनास। रोडोस्यूडोमोनास में ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब क्या है, पिली या पाइली किसके बने होते हैं? पाइलिन प्रोटीन के बने होते हैं। और ये ज्यादातर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इनका फंक्शन जो है वो क्या है? अटैचमेंट। ध्यान रखिएगा, पाइली का मूवमेंट कभी भी मूवमेंट में नहीं होता है बैक्टीरिया के। किस में होता है? अटैचमेंट में। जब इनमें रिकॉम्बिनेशन होता है, कंजुगेशन होता है, उस समय भी ये हेल्प करते हैं। और वैसे भी ये बैक्टीरिया के अटैचमेंट के लिए हेल्प। नेक्स्ट है फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या होते हैं? सेल सरफेस से ये निकलते हैं, ये भी एक अटैचमेंट का पार्ट होते हैं, बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है स्पाइनी। स्पाइनी जो है स्पाइनिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और ये क्या करते हैं? जब एडवर्स कंडीशन होती है या कोई मान लीजिए एनवायरमेंटल चेंज हो रहा होता है तब ये बैक्टीरिया को अटैच करने में, उनके एडजस्टमेंट में हेल्प करते हैं। बैक्टीरियल सेल को अपने आप को एडजस्ट करना है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदल रहा है उसके अनुसार, तो ये इसमें हेल्प कौन करता है? स्पाइनी। अब हम देखेंगे कि इनमें जेनेटिक मटेरियल कौन कौन सा है। एक तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, दूसरा प्लाज्मिड है और तीसरा एपिसोम है। ये तीन चीजें हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, प्लाज्मिड और एपिसोम। बहुत बार क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। चलिए देख, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स क्या है? मेन सर्कुलर डीएनए होते हैं। जो मेन सर्कुलर डीएनए पाया जाता है बैक्टीरिया में वो क्या कहलाएगा? बैक्टीरियल क्रोमोसोम। प्लाज्मिड क्या होता है कि इसमें एक या एक से ज्यादा मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं डीएनए के। डीएनए के एक या एक से ज्यादा मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। और इनको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एपिसोम। ये भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एलिमेंट्स हैं। आपको आसानी से याद हो जाए इसलिए बताती हूँ कि जब प्लाज्मिड जो है इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं तब हम उन्हें क्या कहते हैं? एपिसोम, ठीक है। जब ये प्लाज्मिड इन बैक्टीरियल सर्कुलर डीएनए से अटैच हो जाते हैं तब हम उन्हीं को क्या कहने लगते हैं? एपिसोम। तभी देखिए इसमें लिखा है कैन गेट एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अटैच होने की पावर होती है और ये इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये इनकी एक खासियत है एपिसोम्स की। तो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में तीन तरह के हो गए, एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम हो गया, एक प्लाज्मिड्स हो गया और एक एपिसोम्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। यू बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन जो है वो तीन तरह का है। एक तो बाइनरी फिजन है, दूसरा स्पोरुलेशन है और तीसरा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, जिसको हम वैज्ञानिक मानते हैं कि ये प्रिमिटिव फॉर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक तरीके से ये प्रिमिटिव फॉर्म है। कौन? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन बहुत सिंपल होता है, एक बैक्टीरियल सेल होती है,
दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, उसका साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म जो है दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है और दोनों नई सेल नई बैक्टीरिया बना देती हैं। ठीक है, स्पोरिलेशन में जो है ये हमेशा अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है और बैक्टीरिया इसमें क्या क्या बना सकता है, रेजिस्टेंट बॉडीज बना सकता है जो कि अन जो कि उन अनफेवरेबल कंडीशंस को सहन कर सके। कौन कौन सी ये रेजिस्टेंट बॉडीज हो सकती है, जैसे कि एंडोस्पोर है, सिस्ट है, कोनिडिया है, गोनिडिया है, ये सारी बॉडीज बन सकती हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए या अचानक से फूड का कमी हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन हो जाए, इस तरह की कोई भी एडवर्स कंडीशन में ये थिक बॉडीज बना लेता है जो उन अनफेवरेबल कंडीशन को फेस करता है और जब भी कभी सही स्थितियां आती हैं, फेवरेबल कंडीशन आती है, तो वो फिर से बैक्टीरिया बना देता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए एक डायग्राम के थ्रू दिखाया है कि कैसे एक बैक्टीरियल सेल है, उसका जो सारा पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म वो कंडेंस होके एक थिक बॉडी बना रहा है जो कि एंडोस्पोर है। ये सॉइल में ऐसे ही पड़ा रहेगा और जब कभी फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो वापस ये बैक्टीरिया में ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें अब्सेंट होता है। मतलब जैसे नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना कि उसमें गैमीट बनेंगे अलग अलग मेथड से, वो एब्सेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल का सिर्फ ट्रांसफर होता है इसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, और उस ट्रांसफर के तीन मेथड हैं। कौन कौन से हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन। ये तीन मेथड किसके टाइप्स हो गए? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के। तीन तरह के से हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन। यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है? जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, और वो कितने तरीके से हो सकता है? तीन तरीके से। ट्रांसफॉर्मेशन से हो सकता है, ट्रांसडक्शन से हो सकता है, या कंजुगेशन से हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की। जैसा कि आपको पता है इसका एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था ग्रिफिथ ने। और इसमें क्या होता है, नेकेड डीएनए होता है एक बैक्टीरियम का और वो दूसरे बैक्टीरियम में इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, किसी भी स्पेशल एजेंसी या एजेंट की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन को किसने डिस्कवर किया था? जिंजर एंड लेडरबर्ग ने। और इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल किसकी मदद से जाता है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया पे ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज की मदद से जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाता है। तीसरा है कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है? दो ऐसे बैक्टीरिया के बीच में होता है जिसमें एक बैक्टीरिया एफ पॉजिटिव या डोनर होता है और दूसरा एफ नेगेटिव या रेसिपिएंट होता है। ठीक है, जो इनके बीच में एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है और डोनर बैक्टीरिया जो है, जो डीएनए का पार्ट है, एक पोर्शन है, उसको ट्रांसफर करता है, डोनेट करता है किसको? रेसिपिएंट बैक्टीरिया को। ठीक है, डोनर और रेसिपिएंट बैक्टीरिया के बीच में एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है जिसकी मदद से वो जो जेनेटिक मटेरियल का पोर्शन है, जो डीएनए का पोर्शन है, वो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया से एफ नेगेटिव बैक्टीरिया को ट्रांसफर होता है। इसीलिए इसे कंजुगेशन इसीलिए इसे कंजुगेशन कहते हैं, क्योंकि ये कंजुगेशन ट्यूब बनती है दो बैक्टीरिया के बीच में। कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके टाइप्स थे अभी हमने देखे थे शेप के अकॉर्डिंग, उनके बारे में जरा जान लेते हैं। जैसे एक्टिनोमाइसिटीज हमने लोगों ने देखा था और हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था कि ये फिलामेंटस होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और ये कैसे रिजेंबल किससे करते हैं? फंगल माइसीलियम से। जैसे फंजाई का माइसीलियम होता है उससे ये मिलते जुलते हैं। और ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल होते हैं ये। फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और कोनिडिया, तीन तरीके से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है रिकेट्सी। रिकेट्सिया में रिकेट ने इसको डिस्कवर किया था। ग्राम निगेटिव है, रॉड शेप है, सेल वॉल है इनमें कैसी? म्यूरामिक एसिड की बनी हुई। सेल वॉल किससे बनी हुई है? म्यूरामिक एसिड से। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ऑब्लिगेट यानी ट्रू, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर रहते हैं, पैरासाइट हैं यानी ये फ्री ग्रो नहीं कर सकते।
किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर ग्रो करेंगे ये, और बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। कौन कौन सी? जैसे टाइफस फीवर है और स्पॉटेड फीवर है। ये दो डिसीज हैं, टाइफस फीवर और स्पॉटेड फीवर, जो किससे होती है? रिकेट्सिया से। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोट है। कैसे प्रोकैरियोट है? सबसे छोटे। इनको हम पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल जो है, सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है, ठीक है ना। इन कल्चर मीडियम दे फॉर्म्स फ्राइड एग अपीयरेंस। कल्चर मीडियम में कैसे दिखते हैं? फ्राइड एग अपीयरेंस जो है ये बनाते हैं। फिर लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल एंड प्लूरोनिमोनिया, ये दो डिजीज मेन है जो ये कॉज करते हैं। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल एंड प्लूरोनिमोनिया। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल भी पूछी जाती है, प्लूरोनिमोनिया भी ये कॉज करते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं पीजीटी, टीजीटी या नीट के लिए। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट जो हैं उनमें से कौन से बैक्टीरिया हैं। आपको आर्की बैक्टीरिया दे दिया जाएगा, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। तो आप बताएंगे आर्की बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव है। लिविंग फॉसिल्स भी पूछे जाते हैं कौन से हैं, तो लिविंग फॉसिल्स में ओल्डेस्ट जो है आर्की बैक्टीरिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि इनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, तो आपको याद रखनी है नॉन सेल्यूलोसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन की, ठीक है ना। और ये भी पूछा जाता है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में इनको कौन हेल्प करता है, कौन सा ऐसा इनका पार्ट है, कौन सा इनका कंटेंट है सेल मेम्ब्रेन का जो हेल्प करता है। तो आप ध्यान रखेंगे ब्रांच चेन लिपिड जो है वो इनको हेल्प करता है। मिथेनोजेंस जो है उनके बारे में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है ऑब्लिगेट अनेरोब्स हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये ह्यूमन में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाई साल्ट कंडीशन में जो बैक्टीरिया मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेलोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है। और थर्मोफिलिक, थर्मो एसिडोफाइल्स कैसे होते हैं? फैकल्टेटिव अनेरोब्स, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ट्रू बैक्टीरिया कौन से हैं? यू बैक्टीरिया, तीनों दे दिए जाएंगे आपको, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और पूछा जाएगा ट्रू बैक्टीरिया कौन से हैं, तो यू बैक्टीरिया है। और इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पेप्टिडोग्लाइकन्स की सेल वॉल बनी हुई है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फिलामेंटस बैक्टीरिया कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है एक्टिनोमाइसिटीज। और माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सिंपलेस्ट होते हैं ये, स्मॉलेस्ट होते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। रिकेट्सी नॉन मोटाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉन मोटाइल कौन सा है? रिकेट्सी। आपको एक्टिनोमाइसिटीज दे देंगे, माइकोप्लाज्मा दे देंगे, रिकेट्सी, तो आपको रिकेट्सी ध्यान रखना है। और ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये आपको अच्छे से पता है। जीनोम न्यूक्लियोइड की फॉर्म में है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जीनोम जो है किस फॉर्म में है? न्यूक्लियोइड की फॉर्म में है। नेक्स्ट आपको याद रखना है स्लाइम और कैप्सूल में जो डिफरेंस था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब केवल पॉलीसेकेराइड होगा तो वो स्लाइम होगा, और अगर पॉलीसेकेराइड के साथ पॉलीपेप्टाइड भी आ गए हैं तो वो कैप्सूल होगा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। सेल वॉल जो है वो म्यूरिन की बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, म्यूरिन शब्द कई बार आया हुआ है कि सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? म्यूरिन की बनी हुई होती है, ये आपको ध्यान रखना है। मीजोसोम्स का ध्यान रखना है कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स में मिलेंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे? मीजोसोम्स। इसी में हमारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होंगे मेनली। पाइली पूछना है या पिलाई, ये पूछा जाता है। पिलाई किस लिए होता है? अटैचमेंट के लिए होता है, ध्यान रखना है हमें। ये बैक्टीरियल मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है बल्कि बैक्टीरियल अटैचमेंट में हेल्प करता है। और पाइलिन प्रोटीन का बना होता है। पाइली किसका बना होता है? पाइलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, ये आपको ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन में एडजस्टमेंट चाहिए तो किसके थ्रू होगा? स्पाइनी के द्वारा, हमें ध्यान रखना होगा ये, ठीक है ना। फिर क्या है? बैक्टीरियल क्रोमोसोम बहुत पूछा जाता है, प्लाज्मिड और एपिसोम बहुत पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी प्लाज्मिड बैक्टीरियल क्रोमोसोम में अटैच हो जाता है तब हम उसे क्या कहेंगे? एपिसोम। प्लाज्मिड और एपिसोम दोनों ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, ये आपको जरूर से याद रखना है। रिप्रोडक्शन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में खूब पूछते हैं
कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रिमिटिव फॉर्म कौन सी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो आप बताएंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसके बाद इनके टाइप्स बहुत पूछे जाते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को किसने डिस्कवर किया था, किसने इनका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, तो आपको ग्रिफिथ का नाम बताना है। और ये पूछते हैं कि कौन सा इनमें से टाइप है रिप्रोडक्शन का जिनमें बैक्टीरियोफेज की जरूरत होती है, तो आपको ट्रांसडक्शन नाम याद रखना है। ट्रांसडक्शन किसने डिस्कवर किया था, जिंजर और लेडरबर्ग, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा कंजुगेशन की खोज जो है किसने की थी, बीडल और टैटम ने की थी। कंजुगेशन में ये बहुत पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा टाइप है रिप्रोडक्शन का जिसमें एक जो है एफ पॉजिटिव होता है, एफ नेगेटिव होता है, तो हम ये किस में बताएंगे, कंजुगेशन में। नेक्स्ट पूछा जाता है कि जैसे टाइफस फीवर है या स्पॉटेड फीवर, ये किसके थ्रू होता है, तो रिकेट्सी की तरह थ्रू होता है। नॉन मोटाइल होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी। माइकोप्लाज्मा में पूछा जाता है कि सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोट्स कौन से हैं, तो आप बताएंगे माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ बहुत पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि प्लूरोनिमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भी पूछा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि पीपीएलओ किसका दूसरा नाम है, तो आप बताएंगे माइकोप्लाज्मा। कई ऑप्शन दे रखे होंगे कि पीपीएलओ किसका दूसरा नाम है, रिकेट्सी का, एक्टिनोमाइसिटीज का, साइनोबैक्टीरिया का, माइकोप्लाज्मा का, तो आप क्या बताएंगे, माइकोप्लाज्मा का। सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है, ये हमें हमेशा ध्यान रखनी है, इसमें किसी भी तरह की सेल वॉल नहीं होती है। कल्चर मीडियम में जो है फ्राइड एग अपीयरेंस देते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये डिजीज किससे होती है, ये माइकोप्लाज्मा से होती है, ये भी पूछा जाता है। प्लूरोनिमोनिया किससे होता है, माइकोप्लाज्मा से, ठीक है। इसमें भी आपको ऑप्शन दे देंगे, प्लूरोनिमोनिया किससे होता है, रिकेट्सी है, कुकाई है, बेसिलाई है, माइकोप्लाज्मा है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लूरोनिमोनिया किससे होता है, माइकोप्लाज्मा से होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको क्लास 11th क्लास 10th में हेल्प करेंगे, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे, खासतौर से पीजीटी, टीजीटी और नीट। अभी के लिए बस इतना ही, आप इसे रिवाइज करिए, समझिए। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना, थैंक यू।